अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत आबिद जाफरी और मैं इस वक्त मौजूद हूं मिली लेबर फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब जो हैं फैसल अली बलोच। और हम यहाँ मौजूद क्यों हैं? मौजूद होने की रीज़न जो है सबसे बड़ी ये है कि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में एक तो ट्रांसपोर्ट की हुई है स्ट्राइक्स, प्लस जो लेबर्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे उस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके जा रही थी वो पहुँच नहीं पाई, या उनके साथ जो मसाइल होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से फेस करते हैं, और एज अ लेबर हेड जो है फैसल साहब उन चीज़ों को कैसे डील कर रहे होते हैं। और हमारा जो एक आम जो एक लेबर तबका है, जो एक ले मैन है, उसके क्या मसाइल हैं जिनको ये हल कर रहे होते हैं गाए बगाए। तो सबसे पहले तो हमको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह। सवालात आपने सुन लिए हैं सर? जी जी जी। तो इसके तो पहले जवाबात चाहिए और फिर सोल्यूशन क्या होगा ये भी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो मेहनत कश तबका है हमारा, इसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत कश जो तबका है इसको ख़ुद अपने मसाइल के इदराक की मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से ये मुसलसिल मसाइल में उलझता चला जाता है। जैसे हमारे पास सिंध हुकूमत के हवाले से जो लेबर के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर इसके किस किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होनी है, किस किस तरह इसके मामलात होने हैं, उसके बारे में इसे कतअन नहीं पता। फिर ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है उसने इसे बर्बाद कर रखा है। ये तो हम उन मज़दूरों की बात कर रहे हैं, उस लेबर की बात कर रहे हैं जो विजिबल हैं, जो नज़र आते हैं, जो कारखानों में, इदारों में काम करते हैं। एक वो मज़दूरों का एक नया तबका पैदा हो चुका है जो इनविजिबल है। उसमें आप गिग जो एम्प्लॉयर्स हैं आप उनकी भी बात कर सकते हैं, यानी जैसे ऑनलाइन बिजनेस करने वाले, ये जो आपका फूड पांडा या राइडर्स की शक्ल में काम कर रहे हैं, ये भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो घरेलू डोमेस्टिक मुलाजमीन हैं हमारे, वो इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद आप अगर जाएं तो जो आपके होम बेस्ड काम आजकल हो रहे हैं, चाहे कुकिंग के हवाले से है या घर के अंदर लोग कशीदाकारी या सिलाई के काम कर रहे हैं, ये वो लेबर है जो इनविजिबल है। विजिबल और इनविजिबल। अच्छा, इनविजिबल को तो तमाम चीज़ें का ही इदराक नहीं है, तो ये मसाइल के गिर्द घिरते जा रहे हैं, मज़ीद मसाइल इंसान का शिकार हो रहे हैं। और हम ये समझते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम आगे इस पर हल क्या है, हल ये है कि हमें उन रिवायती ट्रेड यूनियन से थोड़ा सा हटकर भी काम करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिली लेबर फेडरेशन एक ऐसा इदारा बन जाए जो मज़दूरों के मसाइल, ट्रेड यूनियंस की तामीर, उसकी अवेयरनेस के साथ साथ फलाही कामों को भी फोकस करे, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़े, जिससे हम मज़दूरों की फलाह व बहबूद में अहम किरदार अदा कर सकें। साथ साथ आगाही प्रोग्राम्स उनके लिए किए जाएं, और ट्राइपाइट कमेटी जो है ये बहुत ज़रूरी है कि वो न्यूट्रल लोगों पर मबनी हो, जो मसले को देखकर उसे फौरी हल करे। सह फरीकी कमेटी में आपका आजिर एम्प्लॉयर भी आ जाता है, अजीर एम्प्लॉय भी आ जाता है, और जो हमारे वो भाई जो गवर्नमेंट के इदारों में बैठे हैं वो भी इसके अंदर शामिल होकर एक ही जगह पे इनके मसाइल को हल कर सकते हैं। सर, अगर हम न्यूट्रली बात करें अपार्ट ऑफ मुस्लिम लीग, तो हाँ मुझे ये बताइएगा कि एक आम जो लेबर है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में है सर, चाहे वो रंग करता है लेट्स सपोज, या चलें वो किसी ऐसी कंपनी में है जो मैन पावर सप्लाई करती है, वो हर लिहाज से इलेक्ट्रिशियन भी है, बाकी लोग भी हैं, सर वो अपने आप को सिक्योर कैसे करा सकते हैं? हमारे पास क्या पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध में कोई ऐसा इदारा है मौजूद कि जहां आके वो अपने आप को रजिस्टर करा सके? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर आई हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कि लेबर का जो डिपार्ट था वो पूरा सूबाओं को मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसे वफाक ने भी अपने पास रखा। जो वफाक की मिनिस्ट्री है ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस मिनिस्ट्री में जो चौधरी सालिक साहब इस वक्त उसके मिनिस्टर हैं, उसके अंदर दो ऐसे महकमे हैं जो कि मज़दूरों के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जिसमें एक EOBI जी, और जो पेंशन के हवाले से काम करता है, और दूसरा NIRC जो उनकी कानूनी तौर पर उनसे मुशावरत करता है। ठीक है ना? तो ये दो किस्म के काम जो हैं वो करता है आपका वफाक। उसके बाद इनका अपना एक वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी है, जिसके तहत जो है चीज़ें नीचे तक आती हैं। इसके साथ जब सिंध हुकूमत में, मिसाल सिंध की पे बात करूँगा, कि जब ये इनको मुंतकिल हो गया तो इन्होंने जो कानून साजी की 2015 में, जो 2015 में कानून साजी की,
उस कानून साजी के तहत उन्होंने ये किया कि सिंध वेलफेयर वर्कर्स बोर्ड बनाया गया, सोशल सिक्योरिटी का इदारा बनाया गया, इस तरह आपके पास लेबर डिपार्टमेंट को अलहदा किया गया, डीजी लेबर इसको देखते हैं, सेक्रेटरी लेबर देखते हैं। फिर इसके बाद जो एक वफाकी इदारा होता था जिसको नीलाट कहा जाता है, वो भी सिंध हुकूमत के पास चला गया। फिर आपके मिनिमम वेज बोर्ड, ये भी सिंध हुकूमत के पास है। अब इनके अंदर जो मजदूर हैं उन्हें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब वो रजिस्टर्ड कौन कराएगा? लाजमी वो एम्प्लॉयर कराएगा। एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन देनी होगी, कुछ कंट्रीब्यूशन वो अपने एम्प्लॉय से लेता है। ईओबीआई की कंट्रीब्यूशन में 4 से 5% एम्प्लॉय देता है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी की जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल जो है एम्प्लॉयर को देनी है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है? अपनी इस कंट्रीब्यूशन को बचाने के लिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करता है, जिससे इस्तेसाल होता है। किसका इस्तेसाल होता है? एक आम मजदूर का, कि वो वहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाता। सर, एक और बात मैं आपसे आपसे पूछना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कि लेबर तो चले, मजदूर तो जब से दुनिया कायम हुई मजदूरों की एग्जिस्टेंस है ही, लेकिन इनके लिए पाकिस्तान में स्पेशली कब से आवाज़ जो है लोगों ने उठाई, या इसकी जो है बाकायदा कोई इदारा कब तश्कील पाया, ये अगर इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। देखिए, पाकिस्तान बनने से पहले से लेबर यूनियंस मौजूद हैं अपने अपने इदारों में, और जब पाकिस्तान बना तो जितनी फैक्ट्रीज, जितनी जो हमारे आप कह रहे हैं जैसे पीआईए, इससे पहले ओरिएंट होता था जी, और आज पीआईए, ओरिएंट से पीआईए, और पीआईए के बाद अब पता नहीं वो क्या हुआ है। तो बहरहाल जो है ये मौजूद था इदारा। इस तरह बहुत सारे आपके हबीब ग्रुप्स के इदारे मौजूद थे, ठीक है, फिर सैगल्स के मौजूद थे, वलीकास की इंडस्ट्रीज़ मौजूद थी, तो बड़े बड़े दीवान ग्रुप्स, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप थे। तो उनके पास जो मजदूर काम करते थे, यकीनी तौर पे उनकी अपनी लेबर ट्रेड यूनियंस मौजूद थी। मैं बड़े लोगों का नाम लूँ तो गुलजार बेगम एक मशहूर ट्रेड यूनियंस के हवाले से, प्रोग्रेसिव के हवाले से एक बड़ा नाम रखती थी। अच्छा। कनीस फातिमा का एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। उसके साथ आज कामी भाई इस वक्त मौजूद हैं, इरशाद कामी, जो वाटर बोर्ड को और एब्जा को देख रहे हैं। तो ये बड़े बड़े वो ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं। करामत साहब इंतकाल कर गए, बड़ा नाम था पाइलर वाले। तो इन सब ने जो है वो अपने अपने दौर के अंदर लेबर को उस अंदाज में जो लेबर की उस ज़माने की ज़रूरियात थी करने की कोशिश की। अब वो क्यों पूरी नहीं हुई और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फिर स्टील मिल का हाल आप देखें तो एक बहुत बड़े लीडर थे शमशाद कुरैशी साहब, जो कहाँ से आए थे और स्टील मिल का उन्होंने क्या किया, तो आज बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। इसी तरह हमारे बहुत सारे इदारों को कहीं ट्रेड यूनियंस ने फ़ायदा पहुँचाया, कहीं ट्रेड यूनियंस ने नुकसान भी पहुँचाया। तो वो एक रिवायती किस्म की ट्रेड यूनियंस थी। इतने में हमारा ये जो आईएलओ की बात हो रही थी, आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा इदारा है जो सह-फरीकी तौर पे तीनों पार्टीज़ को बिठाता है, कवानीन बनाता है, चीज़ें बनाता है और लोगों को देता है। तो हम ये कहते हैं उसकी ज़रूरत क्यों है हमें, हम पाकिस्तान का अपना इदारा क्यों नहीं लेकर आते जो कवानीन को बनाए और बनाकर उसको जो इम्प्लीमेंट कर लिए आगे दे। हम इंटरनेशनल सतह से क्यों लेते हैं, हमारी अपनी सतह होनी चाहिए। तो अब वक्त ज़रूरत यह है कि अब वो ट्रेड यूनियन का जो एक तस्वुर रिवायती चला आ रहा है वो अपनी जगह, लेकिन साथ साथ हमें एक बड़े इदारे की ज़रूरत है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जो लेबर को हर तरीके से अवेयर करे, उसे एम्पावर करे, उसके तमाम हुकूक उन्हें दे। और वो रिवायती जैसे 1886 में भी यूनियंस थी ना, तभी तो उस वक्त वो 1886 के अंदर वो मामलात हुए। फिर 1972 में भी यूनियंस मौजूद थी। फिर आपने देखा कि एक ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पाकिस्तान में बढ़ी, ख़ासतौर पे कराची के अंदर बढ़ी। आज आप देखते हैं कराची है, फैसलाबाद है, फिर मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ आपकी पनपी हैं ना, बड़ी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं, मैं कहता हूँ इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट सही नहीं हो रही। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर फैसलाबाद या अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में निस्बतन पहले के जो है वो अब इंडस्ट्री ज़्यादा हमें नज़र आती है, और यहाँ हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती, बल्कि हमें नापैद सी होती जा रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखें, पंजाब के अंदर अभी जो लॉ पास हुआ है जिसको लेबर कोड का नाम दिया गया है, वो बाकायदा आईएलओ ने ही बनाया और एक डिक्टेशन दे दिया वहाँ पर। वही डिक्टेशन उन्होंने सिंध हुकूमत को दे रखा है। ओके। तो अभी सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, लेकिन पंजाब कर चुका है। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक और काला कानून है जिसमें मजदूर से आवाज़ उठाने का भी हक छीन लिया गया है। ठीक है, एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है वो ख़त्म करके एक नई डेफिनेशन उजागर कर दी गई है और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत कर दिया गया है।
तो ये वो मजदूर दुश्मन पॉलिसीज़ हैं जो हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी सूबे में ना हो, ठीक है ना। अच्छा, पंजाब में जब ये हुआ तो एम्प्लॉयर मजबूत हुआ, और अभी आपने अगर बाटा के हवाले से अगर देखा हो तो मराका की जो फैक्ट्री है बाटा की, वो बंद कर दी गई है, और कोई उनके पास रीज़न नहीं है मजदूरों का कि आप वो दूसरी फैक्ट्री के अंदर वहाँ जाएं। तो ये क्यों हुआ है, बगैर बताए, बगैर नोटिस दिए, बगैर चीज़ों को देखे हुए? इसके ऊपर हमें बाकायदा पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या गलतियां कहाँ हो रही हैं, और उन गलतियों का सद्भाव एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कैसे होगा, और जो कन्वेंशनल सतह के ऊपर हो, जिसके सम्राट, जिसका फल जो है वो तमाम उन मजदूरों को मिल सके। सिंध असेंबली का इजलास है, और उस इजलास के अंदर सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगू है और क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो लेबर डिपार्टमेंट पे हो रहे हैं। आज सईद गनी साहब वहाँ जवाब दे हैं, आज लेबर सेक्रेटरी साहब वहाँ पे जवाब दे हैं, वो बैठे हुए हैं आज वहाँ उस असेंबली के अंदर। तो वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी जब उसके चीज़ें आएंगी सामने तो पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस थे और क्या उसके आंसर्स आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स, क्योंकि सईद गनी साहब इस वक्त हमारे लेबर सेक्रेटरी हैं, सिंध के मिनिस्टर हैं, और वो एक मजदूर बाप के बेटे हैं उस्मान गनी साहब के, और वो उन्होंने हमेशा मजदूरों के लिए आवाज़ बुलंद की है, आवाज़ उठाई है। तो यकीनी तौर पर सिंध जो है मजदूर दुश्मन पॉलिसीज़ नहीं बनाएगा, और अगर बनाएगा तो सबसे बड़ी रुकावट सिंध में उसके लिए हम होंगे। और इंशाल्लाह हम वो जो इंस्टीट्यूशनल लेवल है पूरे मुल्क के अंदर, आप देखेंगे कि बहुत जल्द मिली लेबर फेडरेशन एक इदारा बनेगी, और वो इदारा मजदूरों के तमाम चीज़ों का अहाता करेगी, और उस रिवायती ट्रेड यूनियंस का खात्मा होगा। अच्छा सर, एक और मुझे सवाल है, क्योंकि देखिए बाज़ दफ़ा जैसे अगर आप फिशरीज देख लें, वहाँ पे एक सीज़न होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स में एक अजीब सा एक रुझान है कि वो हर 3 से 4 महीने बाद अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वहाँ से निकाल देते हैं, फिर उसके बाद फिर कोई एक सिलसिला होता है, फिर वो उसको दोबारा से रीजॉइनिंग दे रहे होते हैं। सर, ऐसे जो कवानीन हैं उसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या क्योंकि देखिए फिर हम ये वाली बात भी करते हैं कि हमारे मुल्क में ना जो वो शराय जो है वो क्राइम बढ़ चुका है, ठीक है, और जो है वो क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, और वो इन्हीं इलाकों, इन्हीं छोटे छोटे इलाकों से हमें ज़्यादा लोग नज़र आ रहे होते हैं, और इनके हम ज़्यादा नाम ले रहे होते हैं। तो सर कुछ इस तरीके से कोई चीज़ सोचिए कि ये चीज़ें कम की जाए। देखिए, मैंने आपको कहा ना एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ ही जो आपने फार्मास्यूटिकल की बात की कि वो ये पैकिंग के अंदर और डिपार्टमेंट में ये चीज़ें होती हैं, वो क्या करते हैं 3 महीने में जब 1 आध दिन कम रह जाता है तो वो उसको मुलाजमत से हटा देते हैं, और फिर वो 1 दिन उसकी छुट्टी, और उसके बाद वो दोबारा उसको रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली वेजेस के ऊपर उसको लेकर चलते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक जो कानून कहता है वो ये कहता है, लेबर लॉ, कि आपने हर हालत में 3 महीने के बाद अपने इस एम्प्लॉय को परमानेंट करना है। तो उसके वो 3 महीने पूरे नहीं होने देते, तो जब 3 महीने कंप्लीट नहीं है तो परमानेंट नहीं होता। परमानेंट होगा तो उसको फिर तमाम मराहत मिलेंगी, उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, उसकी तमाम चीज़ें होंगी। तो ये इस्तेसाल हो रहा है। इसी इस्तेसाल को रोकने के लिए हम खड़े हो रहे हैं कि हमने, अच्छा फिर दूसरा पॉकेट यूनियंस बना दी जाती हैं कि जी यूनियन मौजूद है, अब दूसरी यूनियन की ज़रूरत नहीं है। अरे वो यूनियन तो तुमने बनाई है, तुम उसको अपनी मर्जी से लेकर चल रहे हो। सीबीए कौन करेगा? वो आपका एजेंट कौन होगा जो उस एग्रीमेंट के ऊपर आएगा? जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट है वो वही न्यूट्रल लोग करेंगे, और वो आपके साथ बैठकर करेंगे। तो उसके लिए 1 से ज़ायद यूनियंस मैं कहता हूँ होनी चाहिए, और ताकि उनमें रेफरेंडम हो, उनमें इलेक्शन हो, और एक मजदूरों की नुमाइंदा यूनियन आकर उनके हकूक़ के लिए बात कर सके। इसका मकसद ये नहीं है कि वो डर जाएं कि जी हड़तालें होंगी तो ये होगा, नहीं, आप उनकी जायज़ चीज़ें मुकम्मल कीजिए। मजदूर क्यों हड़ताल करेगा? उसको तो अपनी रोजी रोटी कमानी है, और उसकी रोजी रोटी से आपकी जब पहिया चलेगा तो फिर साल पर आप 5% उसको बोनस भी देंगे, वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर वो बाकी के अमाउंट को आप जमा करवाएंगे, जिसके तहत उनकी कॉलोनीज़ बनेंगी, उनके बच्चों के जैज़ के मसाइल हल होंगे, स्कूल्स चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मुझे ये बताएं कि सर जो एक हमारी लेमैन है वो सोशल मीडिया भी देख रही होती, तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से चाहेंगे कि आप उन तक अपनी ये आवाज़ पहुंचाएं कि इस तरह की कोई चीज़ अपने ही इदारों में करना शुरू करें, या उनमें उजागर करना शुरू करें, कि उनमें ये अवेयरनेस आए कि जो इनके साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है, और वो अवेयरनेस क्या है सर, आपसे अच्छा कोई नहीं कह सकता। तो प्लीज़ सर।
देखिए 1968 का जो कानून था लेबर के हवाले से, वो बहुत अच्छा कानून था और फिर आगे जाके 1973 के अंदर भी उसको शामिल किया गया और उसी कानून को लेकर लेबर लॉज को बनाया गया। लेकिन 2010 की जो लेबर पॉलिसी वफाक की आई थी वो सबसे बेहतरीन पॉलिसी थी, लेकिन चंद महीनों बाद ही 18वीं तरमीम होने की वजह से वो पॉलिसी ख़त्म हो गई और उस पॉलिसी के अंदर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया गया था। सबसे अहम बात, अब हम ये समझते हैं कि दौरे हाजिर के तकाज़ों को सामने रखते हुए तमाम जितनी भी लेबर है उनको बाकायदा हमने रजिस्टर्ड करना होगा, उन्हें लेकर के साथ चलना होगा, उनके तमाम मसाइल का हल गवर्नमेंट इदारों में रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कितनी एक्चुअल लेबर काम कर रही है और उनके मसाइल किस तरह से हल हो रहे हैं। फिर हमें एजुकेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है, हमें हेल्थ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, पहले वलीका के अंदर एक फिजियोथेरापिस्ट यूनिट होता था, वो बंद कर दिया गया, जबकि हर मजदूर को 3-4 महीने बाद फिजियोथेरापी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब एक यूनिट मौजूद था वो यूनिट बंद हो गया। 2 हॉस्पिटल्स कराची शहर में नाकाफ़ी हैं और पूरे सिंध में जो आपके सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस हॉस्पिटल्स हैं वो 7 हैं, ये नाकाफ़ी है। इससे ज़ायद मैं ये समझता हूँ कराची के अंदर 7 होने चाहिए इस वक्त, और क्योंकि जब ये बने थे तो उस वक्त 3 ट्रेड यूनियन एसोसिएशंस थी और आज 7 ट्रेड एसोसिएशन है और एक एब्जा आपका जोन मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसके लिए हम खड़े हैं गवर्नमेंट के साथ कि आएँ, हम मिलकर आपका साथ देने को तैयार हैं। हमें लेबर को अब दीवार से नहीं लगने देंगे, हम अब वो खूनरेजी नहीं करने देंगे जो 1886 में हुई थी, 1972 में हुई थी। अब खूनरेजी की तरफ ये मुल्क नहीं जाएगा, बल्कि हम एक इदारे की शक्ल में काम करते हुए, हम क्यों ILO से जो है चीज़ें लें, हम क्यों ILO की बात माने, हम अपनी लोकल सतह के ऊपर ऐसी कमेटीज़ को तश्कील दें जो क़वानीन बनाए और उन क़वानीन को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करे। तो ये सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनल सतह के ऊपर देखें। अब हमें इन चुंगल से निकलना होगा और अपने मदद आपके तहत, अपनी चादर जितने पाँव फैलाने के तहत हमें अब काम करना होगा और अपनी आवाम को, अपने मजदूरों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, मुझे पता है आपका टाइम जो है वो बड़ा कीमती है और आपने हमें मौका दिया कि हम लेबर से बात कर सकें, तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज हम यहाँ अपना शो या अपना ये छोटी सी हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम में हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे ज़रूर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।